जरा सोचिए, क्या होता है जब एक गुलाम राजा बन जाता है, और सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखता है जो सदियों तक चलता है। यही कहानी है दिल्ली सल्तनत की, 5 राजवंशों की, 300 साल की एक ऐसी महागाथा जिसने मध्यकालीन भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि सल्तनत का जन्म कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि गुलाम वंश ने इसकी नींव कैसे डाली, खिलजियों ने इसे अपने चरम पर कैसे पहुंचाया, तुगलकों के एक्सपेरिमेंट्स ने इसे कैसे कमजोर किया, और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। ये है पूरी कहानी का टाइमलाइन। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया: गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले राजवंश से। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है 1192 की, तराइन की दूसरी लड़ाई। इस एक लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत ने नॉर्थ इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सीन बदल कर रख दिया। एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था, जिसे भरने के लिए किसी नई ताकत को तो आना ही था। और इस वैक्यूम को भरा मोहम्मद गोरी के सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहीं से सल्तनत की एक बहुत ही अनोखी शुरुआत हुई। एक गुलाम अब राजा था, और उसने एक ऐसे वंश की नींव रखी जो करीब करीब 1 सदी तक चला। तो नींव तो रख दी गई, लेकिन एक साम्राज्य को बनाने के लिए सिर्फ नींव काफी नहीं होती, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस वंश को असल में मजबूत किसने बनाया, और इसके वो कौन से शासक थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि गुलाम वंश का असली मतलब क्या था। ये मामलुक थे, मतलब प्रोफेशनल गुलाम सैनिक। और सबसे अनोखी बात यह थी कि यहां सत्ता बेटे को नहीं बल्कि अक्सर सबसे काबिल गुलाम सैनिक को मिलती थी। इस वंश को असल शक्ल दी इसके 4 बड़े शासकों ने। ऐबक, जो फाउंडर था, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश, जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया, और हाँ, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक, और फिर बलबन, जो खुद एक गुलाम से सुल्तान बना। रजिया सुल्ताना, उनका जिक्र तो अलग से करना ही होगा। सोचकर देखिए, उस जमाने में एक महिला पर्दा छोड़कर, मर्दों की तरह कपड़े पहनकर सिर्फ दरबार ही नहीं बल्कि जंग के मैदान में अपनी सेना को लीड कर रही थी। ये उस समय के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं बलबन पर। वो जानता था कि वो कोई पैदाइशी राजा नहीं है, तो अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए उसने क्या किया? उसने खुद को ईश्वर की छाया घोषित कर दिया। मतलब सुल्तान से सवाल करना मतलब सीधे भगवान से सवाल करना। और इसी आइडिया को मजबूत करने के लिए उसने सिजदा और पैबूज जैसी प्रथाएं शुरू की, यानी सुल्तान के सामने झुकना। गुलाम वंश के बाद सीन में एंट्री होती है खिलजियों की, और इनके आने से सल्तनत का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अब दौर था जबरदस्त महत्वाकांक्षा, विस्तार और क्रूर नियंत्रण का। खिलजी वंश की शुरुआत तो की जलालुद्दीन ने, जो काफी नरम मिजाज के थे। उनका मानना था कि राज लोगों की मर्जी से चलना चाहिए। लेकिन फिर आया उनका भतीजा अलाउद्दीन, जिसने अपने चाचा को मारकर तख्त हथिया लिया। और उसकी फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी थी: कंट्रोल, सख्ती और डर। अलाउद्दीन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मंगोलों के हमले। उसे एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, लेकिन पैसा लिमिटेड था। तो उसने क्या किया? उसने पूरी इकोनॉमी पर ही कंट्रोल कर लिया। किसानों पर 50% टैक्स, बाजार में सुई से लेकर हाथी तक हर चीज का दाम फिक्स कर दिया, और सेना में घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का सिस्टम शुरू किया। सब कुछ एब्सोल्यूट कंट्रोल। खिलजियों के बाद आए तुगलक, और इनके राज में सल्तनत अपने पीक पर पहुंची, सबसे ज्यादा फैली। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है, इसी वंश ने अपने पतन की कहानी भी खुद ही लिखी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है मोहम्मद बिन तुगलक। एक तरफ वो बहुत पढ़ा लिखा एक जीनियस था, लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ फैसले इतने अजीब थे कि वो सल्तनत के लिए डिजास्टर बन गए। उसके 2 सबसे मशहूर या कहें बदनाम एक्सपेरिमेंट क्या थे? पहला, राजधानी बदलना। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को जबरदस्ती 1100 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। दूसरा, टोकन करेंसी। उसने चांदी के सिक्कों के बराबर वैल्यू वाले पीतल और तांबे के सिक्के चला दिए। नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई। तो सवाल यही उठता है कि वो था क्या? एक विजनरी जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहा था, या बस एक लापरवाह पागल सुल्तान? इस पर आज भी डिबेट होती है, पर सच तो यह है कि उसके इन एक्सपेरिमेंट्स ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। तो तुगलकों के बाद सल्तनत की पकड़ कमजोर होने लगी। वो पहले वाली बात नहीं रही। साम्राज्य बिखर रहा था, छोटे छोटे राजवंश आ रहे थे, और एक तरह से एक नए बड़े तूफान के लिए स्टेज सेट हो रहा था। इस दौर में सैयद और फिर लोधी वंश ने राज किया। लोधी, जो पहले अफगान शासक थे, उन्होंने कोशिश भी की सल्तनत को फिर से खड़ा करने की, पर तब तक देर हो चुकी थी। सल्तनत अब अपनी ही परछाई बनकर रह गई थी। और फिर आया वो दिन,
1526 पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ था आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर। इस लड़ाई में बाबर की जीत ने दिल्ली सल्तनत का 300 साल पुराना चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की कहानी। पूरे 320 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। 3 सदियों से भी ज्यादा। दिल्ली सल्तनत ही भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। तो सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, उसका असर, उसकी आर्किटेक्चर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कल्चर, वो सब आने वाले मुगल साम्राज्य की नींव बना। तो सवाल यह है कि 300 साल के साम्राज्य की सबसे बड़ी देन क्या थी, इसकी विरासत क्या थी? ये सोचने वाली बात।